प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 का विषय सामाजिक विज्ञान है और पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था भाग 3। बच्चों, आज शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 4 और अध्याय का नाम है न्यायपालिका। बच्चों, पिछली अध्याय में हमने कार्यपालिका और विधायिका के बारे में पढ़ा था। आप जान गए थे कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इस पाठ में हम भारत के न्यायपालिका के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, भारतीय न्यायिक प्रणाली को अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन के दौरान, मतलब जब वो यहाँ पर शासन कर रहे थे उस दौरान लागू किया था। इस प्रणाली को आम कानून व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। यहाँ आम का मतलब है साधारण कानून व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, जिसमें न्यायाधीश अपने फैसलों, आदेशों और निर्णयों से कानून की रक्षा करते हैं। बच्चों, देश में विभिन्न तरह की अदालतें हैं। विभिन्न तरह की अदालतों के बारे में जानने से पहले बच्चों, आइए एक बार हम फिर से सरकार के 3 अंगों के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, सरकार अपने इन 3 अंगों के माध्यम से देश में काम करती है। तो सबसे पहला है विधायिका। बच्चों, यह यानी कि विधायिका जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है। आपने पूर्व में जाना है कि विधानसभा का चुनाव होता है जिसमें जनता विधायक को चुनते हैं, और लोकसभा का चुनाव होता है जिसमें जनता सांसद को चुनती है। तो सरकार के इस अंग के पास, यानी कि विधायिका के पास, कानून बनाने की शक्ति होती है। राज्य हित में यह नीति बनाने का कार्य भी करती है। और विधायक चुनाव जीतने के बाद विधानसभा में जाकर काम करते हैं और सांसद संसद में जाकर देश के विकास का काम करते हैं। सरकार का दूसरा अंग, जिसके बारे में हम लोग पूर्व में भी जान चुके हैं, कार्यपालिका है। बच्चों, यह सरकार की प्रशासनिक इकाई है। विधायिका जो कानून बनाती है, वो बनाए गए कानूनों और नीतियों को कार्यपालिका लागू करती है। और इसमें कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। और सरकार का तीसरा अंग है, जिसके बारे में इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, वो है न्यायपालिका। बच्चों, फिर से समझिए, विधायिका कानून बनाती है। इस बने हुए कानून को कार्यपालिका लागू करती है। अगर इन कानूनों का कोई पालन नहीं करता है तो सजा देने का काम न्यायपालिका करती है। यह कानून की रक्षा के साथ कानून में सुधार लाने के लिए सुझाव देने का काम भी करती है। बच्चों, हमारे यहाँ 3 तरह के न्यायालय हैं। पहला सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा प्रत्येक राज्यों में है उच्च न्यायालय, और तीसरा प्रत्येक जिलों में है अधीनस्थ न्यायालय। तो शुरू करते हैं हम लोग न्यायपालिका के काम से। समझते हैं कि न्यायपालिका का मुख्य काम क्या है। तो सबसे पहला काम है विवादों का निपटारा। आपस में विवाद हो जाता है। बच्चों, आप लोग भी कभी कभी विद्यालय में आपस में उलझ जाते हैं और उसका निपटारा हम शिक्षक करते हैं। उसी तरह देश में कोई भी निपटारा हो, ये न्यायपालिका नागरिक और सरकार के बीच का विवाद का निपटारा, 2 राज्य सरकारों के बीच के विवादों का निपटारा, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों को
सुलझाने का काम करती है। दूसरा, ये नागरिकों के अधिकार, हमने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा है, तो नागरिकों के अधिकार एवं संविधान के संरक्षण का कार्य करती है। और ये दोनों कार्य करने के लिए यह न्यायिक समीक्षा करती है। बच्चों, संसद द्वारा पारित कानून यदि संविधान का उल्लंघन करता है, यदि संसद ने ऐसा कानून, विधायिका ने ऐसा कानून बना दिया जो संविधान में लिखा हुआ नहीं है, तो वो इसका समीक्षा करती है और उसे रद्द भी कर सकती है। यही कहलाता है न्यायिक समीक्षा। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पहले जानते हैं। यहाँ जो चित्र आप देख रहे हैं, यह सर्वोच्च न्यायालय का चित्र है जो नई दिल्ली में स्थित है। बच्चों, भारत की स्वतंत्रता के बाद 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई। यहाँ दो बात आपको याद रखनी है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को। और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 में वर्णित है। संविधान के 124 अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन यानी कि सर्वोच्च न्यायालय कैसे बनेगा। सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं बच्चों। तो सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उनके सहयोग के लिए 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। बच्चों, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष होती है। मतलब 65 वर्ष उम्र हो जाने से उनकी सेवा यहाँ पर पूरी हो जाती है। अब हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के कौन कौन से कार्य हैं इसको जानेंगे। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर काम करती है। इसका मतलब है, हम लोग पिछले पाठ में पढ़े कि हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो उन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय काम करती है। देश के विभिन्न सरकारों के बीच, अगर यहाँ 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सरकारों के बीच कोई टकराव होता है, कोई विवाद होता है, तो उसका निपटारा भी कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास उसके खुद के द्वारा, मतलब उसके अपने द्वारा पहले से किए गए फैसले, आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है। अगर वो पूर्व में कोई ऐसा फैसला या आदेश दिया है तब वो फिर से उसका समीक्षा करता है और उसके लिए वो जरूरत पड़ने पर नया आदेश भी जारी कर सकता है। बच्चों, साथ ही या किसी भी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, एक न्यायिक जिला कोर्ट से दूसरे जिला न्यायिक कोर्ट में मामलों को हस्तांतरित भी कर सकता है। जैसे कोई मामला अगर झारखंड हाई कोर्ट में चल रहा है और उसको जरूरी लगे कि इसे उड़ीसा हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है, हस्तांतरित करना है, तब वो कर सकती है। उसी तरह कोई मामला अगर चाईबासा न्यायपालिका में चल रहा है तो वो अगर उसको लगे कि इसको पूर्वी सिंहभूम हस्तांतरित करना है तो इसे हस्तांतरित कर सकता है। बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। अब इसे अपीलीय न्यायालय क्यों कहते हैं? क्योंकि यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। अगर किसी राज्य का उच्च न्यायालय कोई आदेश सुना दिया, कोई फैसला सुना दिया और उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो वो सर्वोच्च न्यायालय से अपील करते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं कि मेरे मामला को आप भी सुनिए। तो ये इसलिए अपीलीय न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय देश के सबसे बड़ा अभिलेख या अभिलेखीय न्यायालय भी है। अब ये अभिलेखीय न्यायालय इसलिए है क्योंकि यहाँ जो भी निर्णय होती है, कार्रवाई होता है एवं अन्य कागजात को यहाँ पर चिरस्थायी बनाने के लिए, माने हमेशा के रखने के लिए
अभिलेख मतलब रिकॉर्ड के रूप में संरक्षित रखा जाता है। बच्चों यहाँ जो भी निर्णय होता है, कार्यवाही होता है, उसको अच्छी तरह से सुरक्षित रखा जाता है, इसलिए इसे अभिलेखीय न्यायालय भी कहते हैं। बच्चों अभी हमने पढ़ा कि उच्चतम न्यायालय सबसे उच्च अपीलीय अदालत है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। लेकिन राज्यों के बीच विवादों या मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन से संबंधित याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय के समक्ष सीधे रखा जा सकता है, सीधे प्रस्तुत किया जा सकता है। तो बच्चों ये थी सर्वोच्च न्यायालय की जानकारी और न्यायपालिका के बारे में जानकारी। तो बच्चों हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को समझा है। अब आने वाले क्लास में हम लोग उच्च न्यायालय के बारे में एवं जिला व अधीनस्थ न्यायालय के बारे में समझेंगे। FIR क्या होता है ये भी जानेंगे। तो बच्चों आप पुस्तक को मन लगाकर पढ़िए और साथ ही साथ लिखने का अभ्यास भी जारी रखिए।